जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों को सिंचाई के लिए डीप बोरिंग की सुविधा, हजारीबाग के केरेडारी में कृषि मेला का आयोजन, श्रीविधि से धान की खेती में रोपा के लिए 30 दिन बाद दे नाइट्रोजन और यूरिया। और अब समाचार विस्तार से। पिछले दिनों दुमका में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब सालों भर खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए डीप बोरिंग की जाएगी, जो सोलर पावर यानी सौर ऊर्जा से चलेगा। सरकार कृषि विकास में तेजी लाने के लिए एक ऐसी योजना लागू करने वाली है जिसके अंतर्गत किसान तालाब, नहर, डीप बोरिंग जैसे कृषि कार्य अपने जिला में आवेदन देकर करा सकते हैं। साथ ही केसीसी से ली जाने वाली कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। पिछले दिनों जिला हजारीबाग के केरेडारी कृषि फार्म में कृषि एवं गन्ना विकास विभाग झारखंड सरकार की ओर से प्रमंडल स्तरीय कृषि मेला का आयोजन किया गया। मेले के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री योगेंद्र साव और कृषि निदेशक कृष्णदेव प्रसाद साहू ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि केरेडारी और बड़का गांव को कृषि हब बनाने की तैयारी चल रही है ताकि यहां के किसान धान के साथ साथ आलू का भी निर्यात कर सके। इस मेले में 10 सफल किसानों को सम्मानित भी किया गया। राज्य के जो किसान श्रीविधि से धान की खेती कर रहे हैं वो रोपाई के 30 दिन बाद नाइट्रोजन और यूरिया खाद डालें। रोपा के 55 दिन बाद फिर यूरिया दें। इससे श्रीविधि से की जा रही धान की खेती में पौधों की काफी अच्छी बढ़वार होगी। धान की खेती के लिए SRI तकनीक यानी श्रीविधि से खेती करने पर अधिक उपज मिलती है। अच्छी उपज में सबसे खास भूमिका है उर्वरक प्रबंधन की। रोपा के कितने दिन बाद कौन सा खाद दें और कितनी मात्रा में दें, इस बात पर ध्यान देना सबसे जरूरी होता है। जिन किसान भाइयों ने श्रीविधि से धान की रोपाई की है, उन्हें जो उर्वरक प्रबंधन करना है, उसके लिए किसान भाई तो श्रीविधि से अगर बुआई कर चुके हैं तो बुआई के 1 महीने के बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा अर्थात करीब 30 केजी नाइट्रोजन अर्थात 60 केजी यूरिया रोपाई के 30 दिन के बाद और बाकी 60 केजी यूरिया रोपाई के 55 दिन के बाद डालें। इसके अलावा किसान भाई अगर यूरिया की बचत करना चाहते हैं तो रोपाई के 30 दिन के बाद बीजीय खाद ब्लू ग्रीन अलगी एक बायो फर्टिलाइजर है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर उसका उपयोग करेंगे तो यूरिया की 30 केजी यूरिया जो है यूरिया की मात्रा कम कर सकते हैं। जो किसान आम का फल बाग लगाना चाहते हैं वो पौधा लगाने का काम अगस्त महीने तक पूरा कर लें। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए बम्बई, गुलाब खास, लंगड़ा, दशहरी, सीपिया, फजली, आम्रपाली और चौसा जैसे उन्नत प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। आम के उन्नत प्रभेदों में बम्बई और गुलाबखस मई से जून महीने तक पकने वाले प्रभेद हैं। लंगड़ा, मालदा और दशहरी जून में पक जाते हैं। सीपिया, फजली, आम्रपाली के पकने का समय जुलाई है, जबकि चौसा अगस्त में पकने वाला प्रभेद है। किसान इन प्रभेदों वाले आम लगाकर प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 40 से 50 हजार रुपए शुद्ध लाभ कमा सकते हैं। राज्य के जो किसान किसी कारणवश विलंब से धान की खेती कर रहे हैं वो धान की सीधी बुआई के लिए कृषि यंत्र ड्रम सीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे समय, श्रम और लागत तीनों की बचत होती है। किसान भाई वो ड्रम सीडर जो है ये यंत्र जो है काफ़ी उपयोगी है। खास के अगर जो है आप धान की खेती जो है समय पे आप बिचड़ा नहीं लगा पाते हैं तो डायरेक्ट इसकी बुआई द्वारा जो है आप धान का खेती कर सकते हैं। इसमें जो है
श्रम की काफ़ी बचत है, पैसे की बचत है। करीब करीब जो है 98% श्रम और पैसे की बचत है। इसलिए किसान भाई, जबकि उपज उतना ही होता है जितना हम रोपनी करके हम जो है खेत का जो है धान की उपज करते हैं, इसका भी उपज उतना ही है। और इसमें जो है लेकिन लगाने में जो समय की बचत है और श्रम की बचत है वो ज़्यादा फायदा करते हैं। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाइयों के खेत में साढ़ा कीट जो बोलते हैं उसको, जिसे खरीका भी लोग कहते हैं किसान भाई बोलचाल की भाषा में, उसका भी प्रकोप ज़्यादा होता है। तो इस साढ़ा कीट के लिए हम सबसे पहले उसके प्रबंधन के लिए हम अवरोधी किस्म जैसे IR 36, ललाट, नवीन इसका उपयोग करेंगे। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपए से 2450 रुपए, चावल मध्यम 2550 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3550 रुपए से 3700 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3400 रुपए से 3500 रुपए, दाल अरहर 6200 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 5600 रुपए से 5800 रुपए, दाल चना 3700 रुपए से 3800 रुपए, सरसों तेल 8600 रुपए से 9200 रुपए, चीनी 3450 रुपए से 3550 रुपए, आलू 1600 रुपए से 1800 रुपए और प्याज 1700 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आप लोग देखे मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें और जानकारी भी। हम आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जानकारी की बात कर रहे थे हम लोग। बिल्कुल। तो हमको लगता है कि आज हम अपने किसान भाई बहनों को इस मौसम में, जो किसान भाई बहन खरीफ के मौसम में मूंगफली फसल लगाए हुए हैं, जो मूंगफली की खेती कर रहे हैं, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दें कि अगर देखिए आपके फसल में कोई रोग लग गया हो, तो अभी तो मूंगफली के फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और आपको क्या लक्षण दिखे जिसे आप अनुमान लगा सकें कि ये फलां रोग है, और उसके उपचार क्या हों, नियंत्रण के क्या उपाय किए जाएं, इस विषय पर बहुत अच्छे ढंग से, बेहतर तरीके से बता सकते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ ही। बिल्कुल। और तो आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुशील झा सुमन।
किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे झारखंड में मूंगफली में लगने वाले रोग, लक्षण एवं उसके नियंत्रण के बारे में। इस बारे में और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुशील सुमन झा सर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि झारखंड में मूंगफली में लगने वाले वो कौन कौन से महत्वपूर्ण रोग हैं? मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, जो झारखंड प्रदेश में मूंगफली में बहुत सारे लोग रहते हैं, जो रोग लगते हैं, जिसमें 8-10 रोग प्रमुख हैं। लेकिन मैं सब रोगों के बारे में जो लोग रहते हैं एक एक नाम बताता हूँ। जो पहला रोग है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, मैंने टिक्का रोग, सर्कोस्पोरा टिक्का रोग। दूसरा रोग है रतुआ या हरदा रोग या कीट रोग जी। उसके बाद जो है वो जालीदार अंगमारी रोग है। उसके बाद जड़ सड़न रोग, उसके बाद धड़ सड़न रोग, उसके बाद चूर्णिल आसिता। ये सब बहुत सारे रोग लगते हैं, लेकिन उसमें से 2 या 3 प्रमुख रोग जो हमारे झारखंड प्रदेश में लगते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा भी आपने बताया कि टिक्का रोग, तो टिक्का रोग लगने के लक्षण क्या होते हैं? टिक्का रोग में होता है कि पत्तियों, तनों या पर्णछेदों पर हरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं और बीच में धूसर रंग का हो जाता है। ये टिक्का रोग का मुख्य लक्षण है। डॉक्टर साहब, इस रोग का कुछ उपाय होगा, इसे नियंत्रित कैसे करें हमारे किसान भाई? हाँ जी, के नियंत्रण के लिए सबसे पहले स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का ही उपयोग करना चाहिए। उसके बाद जब बीज लगाएं तो बीज को बीजोपचार कर लें। 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या 2 ग्राम कैप्टन से प्रति किलोग्राम बीज को बीजोपचार करके खेत में लगाएं, तो इस रोग की संभावना कम हो जाती है। और यदि खड़ी फसल में ये रोग लगता है तो उस समय खेतों में कवच 2 ग्राम या साफ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या इंडोफिल M45 जो मैंकोजेब है 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल कर आवश्यकता अनुसार 10 से 12 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। और किसान भाइयों को चाहिए कि रोग रोधी किस्मों का ही उपयोग करें, जैसे बिरसा ग्राउंडनट 1, बिरसा ग्राउंडनट 2, JL24। ये सब रोग रोधी किस्म माने जाते हैं, तो हमेशा रोग रोधी किस्मों का ही चयन करना चाहिए। कीट या रतुआ जो रोग लगते हैं हमारे मूंगफली में किसान भाइयों के खेतों में, तो उनका लक्षण क्या होता है? जी, इसका मुख्य लक्षण है जो पत्तियों की निचली सतह पर हरे से भूरे रंग के हल्के पीले, साधारणतया हल्के पीले रंग के धब्बे निचली सतह पर बनते हैं और बाद में ये धब्बे गहरे भूरे हो जाते हैं, जो पत्तियों की ऊपरी सतह से भी नारंगी या गहरे पीले रंग के नजर आते हैं। तो यह रोग का मुख्य लक्षण है। किसान भाई इसे नियंत्रित करने के लिए जो सबसे पहले स्वस्थ बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद जब बीज लगाएं तो बीजोपचार करके बीज को लगाएं। इसके लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या 2 ग्राम कैप्टन प्रति किलोग्राम बीज के दर से बीजोपचार करके बीज को लगाएं। यदि खड़ी फसल में यह रोग लगता है तो रोग का नियंत्रण करने के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या इंडोफिल M45 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या कवच या साफ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से आवश्यकता अनुसार 2 से 3 छिड़काव 10 से 12 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। और हमेशा रोग रोधी किस्मों का ही प्रयोग करना चाहिए। और खेत की गहरी जुताई गर्मी में ज़रूर करनी चाहिए। और फसल जब लगती है
तो फसल के खेत में खरपतवार का नियंत्रण समय से समय पर करना चाहिए। जब फसल को लगाते हैं जो उचित समय पर में और उचित दूरी पर में ही लगाना चाहिए, तो रोग की तीव्रता जो है ये कम हो जाती है और रोग लगने की संभावना कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। चलते चलते आप अपने तरफ से हमारे किसान भाइयों को मूंगफली के खेती के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को अभी संदेश देना चाह रहा हूँ, जो उचित समय पर, उचित समय में, उचित दूरी पर में और उचित उर्वरक देख करके ही मूंगफली की खेती करनी चाहिए। सुशील झा सुमन जी ने इतनी बेहतरीन जानकारी दी कि मूंगफली में अगर ये लक्षण दिखे तो कैसे किसान उसका बचाव कर सकते हैं, लक्षण से पहचान सकते हैं, और इस जानकारी पर हमारे किसान भाई बहन अमल करें तो निश्चित ही वो लाभ पाएंगे। तो क्या कार्यक्रम हमारा देखते हैं अमल नहीं करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारे किसान भाई बहन बिल्कुल अमल करते हैं। आप एक और संदेश पे अमल करें, वो संदेश है जल बचाओ जीवन बचाओ के बारे में। आइए देखते हैं ये छोटा सा संदेश। टपक टप टप 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 टपक टप टपक टप टप टपक टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। चलिए हमारे साथ हो। जोहार। आपको भी जोहार। जोहार किसान भाइयों, आपको भी जोहार। आइए देखिए, बोल रहे थे कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि हमारे पत्रकार बंधु जोहार वार सब कर चुके हैं। तो आज आप क्या जानकारी लेकर के आए हैं हमारे किसान भाई बहनों के लिए? मंगरा भैया, आज हमारे पास बहुत अच्छी जानकारी है। अच्छा। हमारे जो भी किसान भाई खरीफ की फसल लगा रहे हैं या लगाने जा रहे हैं, तो उसकी समसामयिक देखभाल कैसे करें, उसका मैंने उचित देखभाल उपचार कैसे करें ताकि उनकी फसल अच्छी हो। क्या तैयारी बना करके रखें ताकि जो खरीफ फसल लगाए हुए हैं तो मैंने कि बहुत शानदार खेती करें। अगर ऐसा करते हैं तो उनकी उपज अच्छी होगी, उनकी उपज अच्छी होगी तो आमदनी भी बढ़ेगी। और हम लोग यही चाहते हैं कि उनकी आमदनी बढ़े, उनकी उपज बढ़े। इस विषय पर जानकारी कौन दे रहे हैं, जरा ये भी बता दें। डॉक्टर वीके झा। तो आइए उनसे जानते हैं। किसान भाइयों, खरीफ फसल लगाने का समय आ गया है, तो खरीफ फसल की समसामयिक देखभाल कैसे करें, उसकी तैयारी कैसे करें, इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच अनुसंधान केंद्र प्लांडू के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वीके झा साहब हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले किसान भाइयों को बताइए कि खरीफ फसल में कौन कौन सी फसल आते हैं जो किसान भाई लगाएं अभी? किसान भाई, जैसे हमारी बरसात ऋतु शुरू होती है तो वो हमारी खरीफ फसलें कहलाती है। तो खरीफ फसल में जैसे कि आप अगर बागवानी सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो जैसे उसकी टमाटर हो गए, बैगन हो गए, या जैसे कि आपका मिर्च हो गया, या फिर जैसे आप वेजिटेबल सोयाबीन लगाना चाहते हैं, या फिर आपका जैसे भिंडी है, ये तमाम सब्जियां हैं जिसको कि आप खरीफ मौसम में जो है आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं। अगर किसान भाई नर्सरी करना चाहते हैं तो कैसे करें, क्या करें जिससे उनकी नर्सरी काफ़ी बढ़िया हो, पौधशाला बढ़िया हो, स्वस्थ बिचड़ा तैयार हो? किसान भाइयों, जैसे कि अभी चर्चा हो रही है खरीफ फसलों में, खासकर खरीफ के समय में जब आप पौधशाला तैयार करते हैं तो आपको बहुत सावधानियां रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक तो इसमें बरसात का मौसम होता है और साथ में इसमें जल जमाव नहीं होना चाहिए। तो खास करके जैसे कि हम पारंपरिक विधि की बात करें तो पारंपरिक विधि अगर आपके पास जैसे कि एक तो होता है, तो आज के आधुनिक तरीके होते हैं जिसमें कि हम प्लास्टिक पोर्ट्रे में सीडलिंग को ग्रो करते हैं। ये एक उन्नत तकनीक है जिसमें कि आपको ये जल जमाव वगैरह सबसे मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसमें क्या होता है, प्लास्टिक का ट्रे आता है, इसमें आपका जैसे कि आपका इसमें वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं, कोकोपीट डाल सकते हैं,
और इसके सम्मिश्रण करके आप इसमें आप सब्जियों की बीज डाल दें, ताकि ये बहुत ही स्वस्थ पौधे, और उसमें अगर कीड़ों का डर होता है जिसको आप एक मच्छरदानी जो हमारी आती है तो उससे इसको आप कवर कर सकते हैं, ताकि इसमें और साथ में जब आप इसको लगाते हैं तो उसमें भी आप इसके उपचार कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप बीज लगाने से पहले बीज का उपचार कर लें, जिसको कि कैप्टन है या थायरम है 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से। और फिर साथ में जैसे कि आप जब इसमें लगाते हैं तो सिंचाई में जैसे बेविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर मिला के या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला के इसको आप ड्रेंचिंग कर दें, तो इससे क्या होता है कि पौधे आपको निरोग बिल्कुल स्वस्थ तैयार हो जाएंगे। और साथ में जैसे कि आप जब इसको लगाने जा रहे होते हैं तो भी एक बार उसको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जैसा बताया कि एक बार ड्रेंचिंग कर दें, ताकि आप फुल प्रूफ हो गया कि आपके पौधे बिल्कुल ही स्वस्थ हैं। और निश्चित तौर पे जैसे अगर जैसे मैंने बताया कि मच्छरदानी से आप उसको, चूँकि नर्सरी का क्षेत्र होता है, आप 1 मीटर चौड़ा और इसको आप 2 मीटर आवश्यकता अनुसार जो भी, तो उसमें ट्रे को आप रखते हैं जिसमें एक अच्छी आप कवरिंग जो मॉस्किटो नेट आती है मच्छरदानी की आती है, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। तो यह बहुत ही एक उन्नत तकनीक है जिसमें कि आपको कीड़ों से भी नुकसान नहीं मिलेगा, और जो बीज जो मिट्टी से जो अंकुरित होते हैं, जो हमारे फफूंद होते हैं, उनसे जो पौधशाला की बीमारियां होती हैं वो नहीं होंगी। तो ये तो उन्नत तरीके हैं। लेकिन आपके पास अगर पारंपरिक तरीके भी हैं तो अपने क्षेत्रफल में वैसे स्थानों का चयन करें जो ज़मीन का उछला भूभाग हो, और वहाँ पे आप नर्सरी का क्षेत्रफल को, आप क्षेत्र को बढ़िया जुताई के साथ उसको बिल्कुल नरम मिट्टी करके आप उसको तैयार करें। और साथ में जैसे कि इसको भी आप जो ड्रेंचिंग जैसे मैंने बताया कि वो आप करने के बाद जो है इसको आप तब उसमें आप पौधे को, बीज को लगाएं, और बीज से बीज की दूरी जैसे कि आपके पौधे से पौधे की जैसे दूरी मेंटेन करते हैं, तो ऐसे इसमें भी मेंटेन करें कि 1 से 2 सेंटीमीटर प्रति पौधे की हो, और रोज़ जो है कम से कम 4 से 5 इंच जो है वो आपकी चौड़ाई, तो इससे पौधे जो आपके स्वस्थ तैयार होंगे। और इसमें निश्चित तौर पे जैसे इसको आप निकालते हैं तो उसके पहले इसका जैसे मैंने बताया कि आपको ये जैसे कि आपका स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, तो उससे आप इसको पानी में घोल बना के इसको ड्रेंचिंग कर लें। और फिर आप जिस खेतों में तैयार किए हैं तो उसमें निश्चित तौर पे आपकी जो भी फसलें आप लगा रही, जो संतुलित मात्रा है, तो उसमें आप जैसे कि फार्म मैन्योर आप कम से कम 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेतों में मिलाएं। साथ में जो भी उसकी बेसल मात्रा आवश्यकता होती है तो उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो है उसमें आप डालें। और नेचुरल 2/3 मात्रा आप नाइट्रोजन की डालते हैं, और 1/3 मात्रा जो है वो आप जो टॉप ड्रेसिंग के लिए उसमें आप रखें। तो इस तरीके से जब आप खरीफ फसलों की लगाते हैं तो उसमें आपको विशेष यह ध्यान देना होता है कि आपका बिचड़ा स्वस्थ तैयार हो, उसमें बीज उपचार किया हो, और आज जो आप खेत की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल तैयार हो। साथ में यह रखें कि जल निकासी की व्यवस्था उसमें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे जल निकासी के लिए किसान भाइयों आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप यह ऐसा करें, जो आपकी खेत है उसके बना एक जैसे कि एक उसमें आप एक सिंचाई की रखते होंगे, तो साथ में एक दूसरी ड्रेनेज चैनल रखें जो गहरी हो। तो निश्चित तौर पे जब भी वर्षा अधिक होगी तो आपके खेतों से जो है वो पानी निकल करके, चूँकि डीप चैनल है उससे आपका पानी ड्रेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ज़मीन में जो है वो आपका जल जमाव का नहीं होगा। अदरवाइज जल जमाव होने से आपके फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचने का डर बना रहता है। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को बताएं कि और समसामयिक देखभाल में खड़ी फसल जो लगी हुई है उनके लिए और क्या विशेष मतलब ध्यान रखें ताकि उनका फसल नुकसान नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, ज़्यादा लाभ मिल सके? किसान भाई, जैसे जो आपकी अभी फसलें जो आपने लगा रखे हैं और उसके जो भी अवस्था होगी तो उसमें आप कमठौनी जरूर करें। और साथ में जैसे कि मैंने बताया कि टॉप ड्रेसिंग की ज़रूरत है, तो टॉप ड्रेसिंग उसमें आप समय पे करें, जो कि हम 30 से 45 दिन की आवश्यकता में हम करते हैं। तो इन सब करके मिट्टी चढ़ाने के बाद काम जरूर करें अपने खेतों में, ताकि जो आपका पौधा है तो वो आपका जो पौधा है वो स्वस्थ रहे। और ख़ास करके उसमें आपको यह भी देखना पड़ेगा कि हमारी उसमें ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी हो, ताकि अगर अधिक बारिश होती हो तो उसका पानी निकल सके। तो इन सभी चीज़ों को समसामयिक जो है आपको इसकी देखभाल करने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पे आप इस तरीके से आप अगर समसामयिक देखभाल करते रहना चाहिए और आप कर रहे हैं तो आपकी फसलें जो हैं वो अच्छी होगी। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि बरसात का समय है, काफ़ी घास होते हैं, तो निकाई का काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि कीट मकोड़ा उस पर न प्रभावित हो, आपका फसल जो है नुकसान से वंचित रहे। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल, अगर किसान भाई टमाटर वगैरह लगाए हुए हैं तो अभी क्या सावधानी बरतें?
निश्चित तौर पे जैसे कि अभी आपने अगर जैसे भी चर्चा हो रही थी कि खरपतवार वगैरह हैं, तो खरपतवार वगैरह को बिल्कुल ही आप अपने खेतों में ना रखें। निश्चित तौर पे इसमें जो भी जैसे कीड़े जो भी इसमें कीट लगती हैं या बीमारियां बहुत आती हैं, तो वो पहले क्या होता है कि इसमें आपका पहले जो होस्ट प्लांट होता है तो उस पर आता है, उसके बाद आपके फसलों को नुकसान करता है। तो निश्चित तौर पर क्या है कि अपने खेतों को खरपतवार से बिल्कुल ही आप निरोग रखें, और कोई बीमारियाँ अगर ये आती हैं, अगर कीटें, तो उसके अनुसार से आपको उस पर छिड़काव करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इनके बातों पे अमल करेंगे तो आशा करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे। वाकई हमारे पत्रकार महोदय साहब ने जो जानकारी दिलवाई, वाकई वो जानकारी काबिले तारीफ। हाँ, हम भाई मान गए आपको कि आप एक से एक माने कि उम्दा जानकारी लेकर के आते हैं। भैया, अगर हमारे किसान इन सभी बातों पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। और आप अमल करेंगे नहीं जी, अमल कर रहे हैं। तो दोस्तों, जानकारी हमारे पास बहुत है, लेकिन आने वाले दिन भी अनंत हैं, तो हम हर आने वाले दिन में आपके लिए एक नई जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हों। उससे पहले आपसे लेंगे इजाज़त। आप कुछ करना चाह रहे थे क्या? जी हाँ, हम अपने किसान भाइयों को पता लिखवाने जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है या फिर कोई हमसे जानकारी चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ हम तीनों को दीजिए इजाज़त। जोहार।